आर्टिफिशियल दीवारें जो है इनको तोड़ें और एक दूसरे का स्वागत करें और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो। जब कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो एक हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी का। तो इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लगा है लोगों। तो इसलिए अगर सेब के ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया। 5-5 रामबन वो बहरहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश होगी, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे हैं, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी रहनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाती है, यही प्रायोरिटी दी जाती, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 4 निवेदन। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। इससे पहले मैं ये एक बात है, 1-2 चीजें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज्यादा बारिश की वजह से और दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को ये अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि श्राद्ध है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें,
खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, जहां जहां भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले ही किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है, तो फिर ये सब खड़े होंगे तो ना 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 फिर सब खड़े होंगे तो पिछले वालों को कुछ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की बंद रखो। क्यों तुम मत रखो, क्यों देते हो? एक बार नाम भी बोल दीजिए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। नहीं भाई, वो एक पर ही फोकस होगा। हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में ये जम्मू के और कश्मीर के खेतों में। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। व्हाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं। आप
तो इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब हैं। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ और इधर बता दिया। इतनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है, ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आजादी, सोचने की, बोलने की आजादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए। फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आनी चाहिए, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, पौना दशक हमसे जुदा हुए। हम लोग उनकी शक्ल नहीं देखी, फोटो देखी, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो इस तरह से अपनी सोच और जिंदगी में ढालें अपने आप को कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा। फिर सेंसिटिविटी, हिसास, जज्बात, शीलता, ये होनी चाहिए। फिर ब्लू, गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी जरा पॉलिटिक्स में कम हुई, शाख पे कौन ज्यादा जंप लगा सकता। जिसकी कम रेस है तो वो एक एक पेड़ पे, जिसकी ज्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फलांग के जाता है। तो इसमें सिंसियरिटी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तमाम चीजें हों। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकटें दी जाए। ताकि आने वाले नस्लों के लिए यहां कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करेंगे।
जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है एक एज के बाद। मेरे पास पार्लियामेंट में मिसाल हैं जो 90s में भी रहे, और एक्टिव पॉलिटिशियन रहे। तो इसलिए जब तक मेंटली फिजिकली, लेकिन उसका यही मतलब नहीं कि हम नए को नहीं लाएं। नए भी 50% आने चाहें और वो सीखें, ट्रेनिंग करें। तो ये हमारे कुछ विचार थे। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यही हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं। यहां से कश्मीर जा रहा हूं, फिर यहां आ रहा हूं, कहीं एक दिन महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम, और दिल्ली गया तो गया, बाकी मैं स्टेट के अंदर हूं। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, नाम और पार्टी से क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा अगर किसी ने करना। नहीं, सबसे प्राथमिकता हमारी ये पार्टी को रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें पार्टी क्या क्या एक्टिविटी करे ये तो मैं नहीं बता सकता। पार्टी एक्टिविटी तो ओपन में नहीं बताई जा सकती। वो जब हम एक्टिविटीज करेंगे तो आपसे तो आजकल खुर्दबीन लगी है, कोई भी छुप ही नहीं रही है। गांव में भी आपके चनज लगे हैं तो वो लगेगी, लेकिन उस पर खुलासा करना पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड ले लें, किसने बोला है और किसने नहीं बोला। पार्लियामेंट का तो निकालना, आप निकालिए ना। किसी का नाम से मैं ABC नहीं कहूं, और उसमें निकालिए इन पार्लियामेंट। एक तो मेरा निकालोगे गुलाम नबी आजाद, तो उसमें सब दुनिया भर की चीजें। एक निकालोगे गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, तो मेरी सब पार्लियामेंट। तो आप सबकी निकालो, आप विधानसभा की निकालो, आप स्टेटमेंट की निकालो। लेकिन मैं एक ही चीज को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का है, नौकरी देने का है, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूं। मैं किसी को रोकता नहीं हूं इलेक्शन में क्या मुद्दे बनाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस लो। यही तो हो सकता है ना। किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, तो अब मैं अकेला यहां से क्या इन्फ्लुएंस कर पाऊं। नंबर 1, उनके पास उतनी अच्छी दोस्ती है तो करा लें। दूसरा, मैंने कहा पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, ये मैं जो बोलता हूं वो पेपर में नहीं आता है, आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उसमें कोट किया कि भाई लोकसभा सबसे बड़ा हाउस है। मोदी साहब, अमित शाह जी की वोटिंग जब कराई तो 86% वोट उनको मिले और हम 9 पार्टियों को 14% मिले। अब 86 और 14 का कहा। कोशिश करें सब पार्टियां, मैं भी करूंगा 86% आए तो हो सकता है। लेकिन 86% ये अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि मैंने कह दिया और 86% आएंगी। तो एम आई करेक्ट? तो मैंने सुनो ये करो। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी देना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम से कम अब कंसिडर किया। पब्लिक इशू तो मैंने ही बनाया ना कि वो 3 साल से उसको लेती नहीं है, तो कम से कम मैं अगर गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रभावित उससे भी मेरे वकीलों ने कहा कि उससे भी हुए कि भाई ये पब्लिक इशू बना के सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं इसको जम्मू कश्मीर एक और आज नई बात बताना चाहता हूं। हमारे साथी जरा लीडर लोग उसमें कम ध्यान देते हैं। ये 370 और जमीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक हो और नौकरी पे हक हो। अगर आप किताबें पढ़े तो दीज हैव इमिनेटेड फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी ने बाय नोटिफिकेशन 1927 में और दूसरी नोटिफिकेशन 1932 में, पहला 1927 में हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट और 32 में स्टेट सब्जेक्ट, डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट। इसको लोग समझते हैं कश्मीरियों ने किया, ये महाराजा साहब ने किया, और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूं, इतना फोरसाइटेड। और तब इंडिया यूनाइटेड था। पंजाब उस वक्त रिचेस्ट था, जिसका कैपिटल लाहौर था। लाहौर में मुस्लिम, जो आज वो पंजाब है उधर, उस वक्त भी पंजाब के सब मुसलमान बड़े सबसे जमींदार हैं। आज भी लाहौर वाला इज द रिचेस्ट। तो मुस्लिम और हिंदूज, जाट, हमारे जमीन वाले दोनों अमीर थे। दोनों ने जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा जमीनें और नौकरी शुरू कर दी, और जम्मू के हिंदूज में और कश्मीरी पंडित जो उस वक्त ज्यादा नौकरी में थे, मुस्लिम कब थे अगर हिस्ट्री पढ़े, तो उन्होंने शोर मचाया कि इनको रोको वरना हम बेजमीन और बेघर होंगे। तब पहला नोटिफिकेशन ये हमारे महाराजा ने निकाला और उसमें अमेंडमेंट फिर 32 में की। तब से वो चला और बाद में वो हमारे आज तक वो चला। दूसरा 370 किसने किया है एक्सेशन? महाराजा ने। दस्तखत जो एक्सेशन पे है महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के। लॉर्ड माउंटबेटन, उसका लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, हमारा वो गवर्नर जनरल था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका डिसाइड किया कि वही रहेगा। पाकिस्तान का जिना हो गया, यहां हमारा वही रहेगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने घर नहीं किया, कैबिनेट में, जिसमें पंडित जी थे, जिसमें होम मिनिस्टर हमारे वही ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति से, होम मिनिस्टर के थ्रू ही ज्यादा जाता है, सरदार पटेल। तो उनकी सलाह पे वो अप एंड डाउन करते थे। तो एक्सेशन हुआ, एक्सेशन पे सिग्नेचर जो है महाराजा हरि सिंह जी और माउंटबेटन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर एक्सेशन नहीं होता 370 का होता। सो 370 इज द चाइल्ड ऑफ एक्सेशन है। एक्सेशन ही नहीं होता तो 370 कहां निकला? एंड इट हैज बीन फॉर 70 years पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव लाते हैं 150 के करीब। सो एनीथिंग विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पास, यहां पास कैन नॉट बी रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा मुद्दा जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया।
सब सोच के लोग थे, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं ये गलत ये है। और ये भी हमें कश्मीर और जम्मू का कश्मीर नहीं है, ये तो हमारे महाराजा ने तीनों चीजें की है। आउट ऑफ दैट आल्सो व्हाई शुड ये मेक में जम्मू इशू वर्सेस कश्मीर? बस आपके हो गए। आई हैव आंसर्ड यू मोर देन यू। यू हैव एनफ टू अचीव। नवरात्रि के दिन आपने अपनी पार्टी स्टार्ट की, लेकिन आज ही के दिन जो आपकी पुरानी पार्टी है उधर एक बार फिर से अपराइजिंग राजस्थान में दिख रहा है। द पार्टी सीम्स टू बी क्रम्बलिंग, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जेड़ा ग्रां छड़ गया उसका नाम नहीं लेना। आप लड़ाई उसके लिए लड़ने आए थे क्योंकि आप चाहते थे वहां पर डेमोक्रेसी हो। आप जब वो डिसाइड कर रहे थे गहलोत और किस तरीके से, अब मैंने पंजाबी में कहा, डोगरी में कहिए पंजाबी में, कि जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। अब वो जाने और वो भुगते। हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगते। नहीं प्लीज आप इधर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानने को बेताब है कि क्या आने वाले विधानसभा में खुद गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर लड़ने वाले हैं तो कहां से लड़ेंगे? अभी इलेक्शन जब आएगा उस वक्त सोचें। Now one lady, no. ये जरा बच्चे उठाओ। सर आप बार-बार एक चीज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो नई बनाई है जो बीजेपी को बेनिफिट नहीं करेगी, ये किसी को नुकसान करेगा? कांग्रेस देखो, हम किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम क्यों कहें कोई कंपटीशन? ये कंपटीशन है। मैंने मिसाल दी, जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास के कंपीट करते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है। ये उसी तरीके का कंपटीशन। मेरा किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो कश्मीर की हो, रीजनल हो, वो नेशनल हो। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। और मास्टर जो है राजनीति में वो है जनता। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, जिस पे वो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको जिताएंगे। इसलिए ये सोचना और ये कहना किसके हम वोट काटेंगे, कौन हमारे वोट काटेगा, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दिल के चार खाने, ये सब चार खाने एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, इसमें कोई नफरत की गुंजाइश नहीं। ये सबके लिए है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था तो पहला भाषण मेरे शायद इनके हाजी साहब के सोपर में हुआ था। हाजी साहब का सोपर में हुआ था, जो गिलानी जी का भी डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने उसमें कहा कि मेरी, अरे हाजी साहब आपको तो कुर्सी आगे थे, टाइम पे नहीं आगे, खा गया कोई कुर्सी आपकी, तो मैं क्या करूं। तो हाजी साहब हमारे 2 टर्म एमएलए हैं वहीं से, सोपर से। आपको नहीं मालूम है कि गिलानी साहब के गढ़ से ये दूसरी दफा है। पहली दफा तब जीते थे 2002 में, जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था। तो वहां मैंने तकरीर की थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैली की पहली, कि मेरी गवर्नमेंट जो होगी, जितनी कांग्रेस की होगी उतनी ही बीजेपी की होगी, उतनी पीडीपी की भी होगी, उतनी एनसी की होगी, उतनी सीपीएम की होगी, उतनी रीजनल पार्टी की, जितनी मुसलमान की होगी, उतनी हिंदू की होगी, उतनी सिख की होगी, ईसाई की होगी। और मेरी गवर्नमेंट में अगर कोई मंत्री धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे इंसाफ करेगा तो वही रहेगा, और जो नहीं करेगा वो इस्तीफा देके घर जाएगा।
मुझे एक सवाल है, बीमा का कहना है आने वाले समय में जो इलेक्शन है वो सेंटिमेंट बेस पे होगी, बीजेपी सेंटिमेंट करती है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सेंटिमेंट बेस पे चलेगी या डेवलपमेंट बेस पे? डेवलपमेंट बेस्ड। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, जिस तरह आपने अपनी हर स्पीच पे महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी का जिक्र आप करते रहे हैं और आप एक कांग्रेस में एक लंबी विचारधारा, एक राजनीतिक में रहे हैं और आपके साथी जो हैं आज भी वो कांग्रेस के ही जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जो आपकी जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रहेगी, क्या उसकी विचारधारा भी कांग्रेस के अभी भी पुराने जो आप इंदिरा गांधी या नेहरू के साथ जो विचारधारा रही थी उसी ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस की ही वो विचारधारा, बहुत सारे पार्टीज की वो भी वही विचारधारा। आप एनसीपी की लीजिए, आप बंगाल की लीजिए या साउथ में कई पार्टियां हैं, वो एक हमारे देश की विचारधारा, वो गांधी की विचारधारा किसी एक पार्टी ने अडॉप्ट नहीं की, वो बहुत सारी पार्टीज ने की। और गांधी जी का मैं इसलिए लाभ देता हूं कि मैं बार बार कह चुका हूं कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ पूरी संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से शुरू हुई, नेहरू गांधी फैमिली के साथ हुई, लेकिन मेरा आइडियल हमेशा महात्मा गांधी रहा। उसका कारण है कि 69 में जब गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही थी, नॉर्दर्न इंडिया में 15 दिन का जो शिविर था वो कश्मीर में था और मैं उस वक्त एसपी कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज का स्टूडेंट। तो दो ही लड़के देश भर से नॉर्दर्न इंडिया के सब गांधीवादी आए थे, और वो क्यों नॉर्दर्न इंडिया का सेलिब्रेशन क्यों दिल्ली कश्मीर में रखा था? क्योंकि 47 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो बहुत दंगे फसाद हुए, दुर्भाग्य से जम्मू में भी हुए, लेकिन कश्मीर में किसी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को थप्पड़ भी नहीं मारा। ये इतिहास है। हिंदुस्तान भर में और जो आज पाकिस्तान है वहां भी दंगे हुए। तो तब गांधी जी ने कहा कि पूरा देश में मुझे अंधेरा नजर आता है, सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ रोशनी की किरण मुझे कश्मीर से नजर आती। ये आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं सुनो, अरे सुनो। तो इसलिए उस शिविर में 15 दिन रहा तो गांधी की विचारधारा से प्रभावित हुआ। कांग्रेस वगैरह की तो बात है, इसलिए वो आज तक मेरा वो सोच विचारधारा सेम रही। और गांधी जी को आज बीजेपी भी मानता है, तो गांधी जी से कॉमन फैक्टर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। थैंक यू। और